हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 29 अप्रैल को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सीईटी बीएड के लिए 1,11,709 आवेदन जमा हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि TR3 की पोस्टिंग के लिए बदली प्रक्रिया, बना नया पोर्टल, महिला पुरुष दिव्यांग के आधार पर बनेगी रिक्त। ठीक है, तो इसके ऊपर में हम बात करेंगे कि बीपीएससी TR3 की पोस्टिंग इस बार कैसे होने वाली है। ठीक है, और देखते हैं और आगे क्या है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वही बताया गया TR3 अभ्यर्थी के बारे में, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। और आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईओयू ने सरकारी नौकरी के बावजूद पेपर लीक जैसे अपराध क्यों किया, पूछा गया था संजीव मुखिया से। संजीव मुखिया क्या का नाम था, देखिए संजीव मुखिया का नाम है कि पत्नी एक बार एमएलए या एमपी बन जाए बस सब छोड़ देंगे। मतलब कि पत्नी को एमएलए बनाने के लिए उसके पति पेपर लीक करवाता था। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो पति हो तो ऐसा कि पत्नी के लिए चाहे जेल भी जाना पड़े तो क्यों नहीं, सब कुछ करवा देंगे। चलिए तो देखते हैं सारे खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 21 मई को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। मतलब कि जो वैसे लोग जो बीएड का फॉर्म भर चुके हैं, अब उनका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो 21 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और 28 मई को आयोजित होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अगर बीएड के लिए अप्लाई किए हैं आप, तो आपका परीक्षा जो होगा 28 मई को होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 21 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसमें देखा जाए इस बार 2025 में बीएड के लिए कितना फॉर्म भरे गए हैं, तो 1,11,709 आवेदन जमा हुए हैं। कौन सी के लिए, तो बीएड के लिए। ठीक है, चलिए इसको बारे में थोड़ा डिटेल चलते हैं। लेकिन इसमें भी क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लगभग 47% कम मिले हैं आवेदन। मतलब कि 47% कहा जाए तो कम मिला है। इस बार जो 2024 या 2023 की अपेक्षा बहुत कम मिला है। कहा जा रहा है आवेदन करने में पटना जिला सबसे ऊपर है। बीएड करने वाले अगर स्टूडेंट की बात करें तो पटना जिला आपका सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ विशेष नहीं कहा जा रहा है। चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए कि TR3 की पोस्टिंग के लिए बदली प्रक्रिया, बना नया पोर्टल, महिला पुरुष दिव्यांग के आधार पर बनेगी रिक्तियाँ। क्या है पूरी खबर, इसको भी एक लाइन में देख लें। यहाँ कहा जा रहा है आपका कि जिलों को विद्यालय में महिला दिव्यांग पुरुष शिक्षकों की ज़रूरत अपलोड करने का निर्देश। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि TR3 के शिक्षकों को भी शहरी क्षेत्र के स्कूलों में नहीं होगी पोस्टिंग, लगाया गया लॉक। मतलब कि जो भी TR3 के स्टूडेंट शिक्षक हैं उनको शहर में नहीं किया जाएगा पोस्टिंग। ठीक है, उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्र में ही भेजा जाएगा। देखिए पूरी खबर को देखते हैं डिटेल से। क्या कहा जा रहा है, ये खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है। महिला पुरुष और दिव्यांग के आधार पर स्कूल वार रिक्त तैयारी होगी। TR3 की पोस्टिंग को लेकर प्रक्रिया बदली गई है। विभाग की ओर से इसके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, सोमवार से इस तर्ज पर रिक्त बनाने की शुरुआत कर दी गई है। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को स्कूल में महिला दिव्यांग पुरुष शिक्षकों की ज़रूरत अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, और साथ ही कहा गया है कि संबंधित स्कूलों में कितने पुरुष और कितने महिला शिक्षक हैं और संबंधित जिलों को इन स्कूलों में कितनी महिला और पुरुष शिक्षक अभी चाहिए, इसकी रिक्तियां भी आप साथ ही जिला में अपलोड करें। मतलब कि आप एक स्कूल में कितना आपको महिला चाहिए, कितना आपको पुरुष चाहिए, इसका भी आप ऑलरेडी प्रिंसिपल ही करके देंगे कि हमें इस जिला में इतना कुछ चाहिए। कहा जा रहा है कि अब तक केवल स्कूलवार ही रिक्तियां तैयार होती थी। इसमें केवल दिया जाता था कि संबंधित स्कूलों में 3 या 4 रिक्त पद हैं। इसमें पुरुष महिला दिव्यांग का वर्गीकरण नहीं होता था। लेकिन इस बार से नया नियम लागू हुआ है कि अब एक स्कूल में 4 या 5 सीट खाली ऐसे नहीं जाएगा। 4-5 सीट में से कितना महिला की ज़रूरत है, कितना पुरुष की ज़रूरत है, कितना दिव्यांग शिक्षक की वहाँ ज़रूरत है, उसको भी ऐड किया जाएगा। इस बार थोड़ा अलग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि TR3 में महिला और दिव्यांग को पास
कि स्कूल में पदस्थापन को लेकर विभाग ने इस प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब जो महिला और जो दिव्यांग शिक्षक होंगे उनके लिए पास के स्कूल में ही उनका मतलब कि पदस्थापन किया जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा। कहा जा रहा है हालांकि टीआरई 3 के शिक्षकों की भी शहरी क्षेत्र स्कूल में पोस्टिंग नहीं होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा शहरी क्षेत्र में होगा, तो ऐसा नहीं होगा। कहा क्या जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के रिक्ति को लेकर पोर्टल पर पहले से ही लॉक लगा दिया गया है। 2000 से अधिक पद पर होगी पोस्टिंग। कौन सा जिला? तो ये आपको मुजफ्फरपुर जिले की बात किया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिला में 2000 से पोस्टिंग होगी, 2000 शिक्षकों की। कहा जा रहा है कि जिले में 2000 से अधिक पदों पर टीआरई 3 की पोस्टिंग होनी है। जिले को यह अधिकार दे दिया गया है कि किस स्कूल में कितनी महिलाएं रहेगी, यह स्कूलवार लिखकर भेजेंगे। किस स्कूल में कितनी महिला होगी, किसको लिख के भेजना है, तो जिले को यह अधिकार दिया गया है। आगे क्या कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों में दिव्यांगों के लिए शौचालय, रैंप आदि की सुविधा है, वहीं पर दिव्यांग शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। ये भी अच्छा बात है कि जहाँ पे उन दिव्यांग शिक्षकों के लिए व्यवस्था है वहीं पे होगा। पहले क्या पदस्थापन में महिला और दिव्यांग को दूर दराज के स्कूल में मिल गए थे, जिससे काफ़ी असुविधाएं हुई थी। बात तो सही, अगर ज़्यादा दूर देने पर दिक्कत होता है। चलिए, तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें यही बात कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि 10% अभ्यर्थी की काउंसलिंग में हुए उपस्थित। कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिला से खबर निकल रहा है कि जिले में सोमवार को 10% अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को तीसरी बार काउंसलिंग का मौका मिला था। सोचिए, टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को मुजफ्फरपुर जिला में तीसरी बार मौका मिला था। जिन अभ्यर्थियों के पहले के 2 काउंसलिंग के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिली थी या किसी कारणवश अनुपस्थित रहे थे, उन्हें तीसरा मौका दिया गया था। जिले में 266 अभ्यर्थियों को स्टॉल आवंटित हुआ है। इनमें 29 अभ्यर्थी आए हैं। 266 से 60% अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिली थी, जिसकी वजह से उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई थी। सोच लीजिए, 266 में से 60% अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाया गया, उनकी काउंसलिंग नहीं हुआ। सोमवार को जिला निबंधन परामर्श केंद्र में काउंसलिंग रैंप लगाया गया। ठीक है, बात की बात है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको भी एक नज़र रख लीजिए कि यहाँ पे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को अब नहीं करना होगा इंतजार। 3 मई शनिवार से 5 मई सोमवार के बीच स्कूल आवंटन के साथ पोस्टिंग का ऑर्डर होगा जारी। ठीक है, 3 मई से लेकर 5 मई तक। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 10 मई से पहले टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की होगी ज्वाइनिंग के बाद अधिकतम 15 दिनों की होगी उनकी आवश्यक ट्रेनिंग। तो ज्वाइनिंग जिस दिन आप करते हैं उसके बाद 15 दिन आप लोग को ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग को लेकर शुरू किया रिहर्सल। शिक्षा विभाग के मुख्यालय से होगा पोस्टिंग। यहाँ पे है आपका, देखिए कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग तिथि से शिक्षकों की शुरू होगी सैलरी। ये बहुत बढ़िया बात है, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हैं वहीं से ही आप लोग का शुरू हो जाएगा। वहीं ट्रांसफ़र के बाद इंतजार में बैठे शिक्षकों से जुड़ी खबर है कि 10 मई तक स्कूल आवंटन होने की पूरी संभावना है। जो भी ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं, पहले बीमार और दिव्यांग का होगा स्कूल आवंटन। पति पत्नी तक के स्कूल आवंटन की 10 मई तक संभावना है। 4 से 10 मई के बीच की दूरी के आधार पर टीआरई 1 और टीआरई 2 के महिला टीचर का होगा तबादला। ठीक है, टीआरई 1-2 की अगर हम बात करें तो कितना, तो 4 से लेकर 10 मई के बीच की दूरी के आधार पर होगा। और टीआरई 1 टीआरई 2 के महिला टीचर का तबादला हो जाएगा। इस बार तबादले की जानकारी सिर्फ इस शिक्षा कोष पर ही देख सकेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षक वहीं पटना जिले में ट्रांसफ़र पर भी मई में बनेगी सहमति। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर 15 मई तक तिथि किए जाएंगे। ठीक है, सेम जिला में तबादले को लेकर 20 मई तक फैसला हो जाएगा। अगर आपको सेम जिला में रहना है तो 20 मई तक उसमें भी फैसला हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर टीआरई 1, 2, 3 अगर आप दिए हैं तो संजीव मुखिया का नाम आप भली भांति सुने होंगे। ये वही संजीव मुखिया है जो कि पेपर टीआरई 2, टीआरई 3 में जो पेपर लीक जो हुआ है, इतना कांड हुआ है, उसमें इसका मास्टरमाइंड है। क्या कहा जा रहा है इसमें देखिए, इनसे पूछा गया गिरफ्तार पेपर लीक का मुखिया संजीव से ईओई ने 36 घंटे पूछताछ की और कई बड़े खुलासे हुए। कितना घंटा? 36 घंटा। सोचिए, देखिए क्या बात हुआ। ईओई ने पूछा कि सरकारी नौकरी के बावजूद पेपर लीक जैसा अपराध क्यों किया। ठीक है,
फिर पूछा संजीव से कि संजीव कहते हैं कि पत्नी एक बार एमएलए या एमपी बन जाए बस सब कुछ छोड़ दूंगा, इनका कहना है। आइए पूरी खबर को देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। कहा जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा माफिया संजीव मुखिया उर्फ लुट्टन मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई यूई ने 36 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को जेल भेज दिया है। पूछताछ में संजीव ने बिहार और अन्य राज्यों में हुए कई पेपर लीक कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है कि हम मतलब कहीं भी बिहार को छोड़ के अदर राज्य में भी अगर पेपर लीक हुआ है तो उसमें इसका हाथ शामिल है। कहा क्या जा रहा है कि यूई ने पूछा कि सरकारी नौकरी में रहते हुए पेपर लीक जैसे अपराध में शामिल होने की क्या ज़रूरत है। तो संजीव ने कहा कि सर, पत्नी को एक बार एमपी या एमएलए बनाना है, चुनाव लड़ने में बहुत खर्च होता है, पेपर लीक से ही इतना पैसा आ सकता है। सोचिए, एक पति अपनी पत्नी के लिए पेपर लीक करवा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया उसको चुनाव लड़वाना है, एमएलए बनाना है, एमपी बनाना है। और आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी पत्नियां के लिए? कुछ कर रहे हैं? टीआरई 4 निकालिएगा। आप अपने पत्नी लोग को छूट दे रहे हैं पढ़ने उड़ने के लिए कि तुम जाओ पढ़ो, टीआरई 4 निकालो, हैं कि खाली कामें करवा रहे हैं? ऐसा होना चाहिए पति ना, कि पेपर लीक करवा दे रहे हैं। बताइए, कहा जा रहा है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए? तो ये आसान है कि पेपर लीक करवाएंगे तो 10 लाख 20 लाख ऐसे ही पैसा मिलता है। तो भाई सबसे शॉर्टकट में पैसा कमाना है तो आप पेपर लीक करवाइए। वही हाल है संजीव मुखिया जी का, कहना वही है। कहा जा रहा है कि संजीव ने बताया कि 2020 में उसकी पत्नी ने हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी। संजीव ने बताया कि अब वह पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहता है, लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहता है, इसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूई ने पूछा कि नीट पेपर में तुम्हारी क्या भूमिका है, संजीव से पूछा। तो संजीव ने कहा कि बेटे और भतीजों को ही पता है, वह मैनेज करते थे। मतलब संजीव मुखिया को नहीं पता है कि हमारा नीट पेपर में क्या भूमिका है, किसको पता है? तो उसका बेटा को। आइए देखिए, यूई ने पूछता है कि नीट पेपर में तुम्हारी क्या भूमिका है। तो संजीव कहता है कि सर, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, इस बारे में मेरा बेटा डॉक्टर शिव और भतीजा अश्विनी रंजन की सब कुछ जानते हैं। वही दोनों बिहार में सब कुछ मैनेज कर रहे थे, मतलब कि पेपर कांड में जो भी होता था। शिव का दोस्त है डॉक्टर शुभम को भी इसकी जानकारी होगी। तो सारा खुलासा हुआ, इतना ही नहीं, ठीक है। और देखिए क्या बात कहा जा रहा है कि डॉक्टर शिव जो थे, शिव को यूई की सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पिछले साल ही उज्जैन से गिरफ्तार की गई थी। डॉक्टर शिव को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। अब फिलहाल यह जमानत पर बाहर है और नए तथ्य आने के बाद अब यूई फिर से शिव को तलाश रही है। तो जमानत ही ऐसा कहे दिए थे कि फिर से तलाशना पड़ जाए। अब खोजते रहिए, माफिया लोग पकड़ाएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है यूई ने नीट का प्रश्न पत्र किसने सॉल्व करते थे। जब पूछा गया संजीव मुखिया से कि नीट का जो प्रश्न पत्र होता था कौन सॉल्व करता था, तो संजीव मुखिया क्या कहते हैं कि सर, डॉक्टर सोल्वर के तौर पर काम करते थे। मतलब कि डॉक्टर लोग जो होते थे वही नीट का पेपर को सॉल्व करते थे, ठीक है। मेरे और मेरे बेटे डॉक्टर शिव के संपर्क में बिहार, झारखंड, राजस्थान के लगभग, ध्यान से देखिएगा, बिहार, झारखंड, राजस्थान के लगभग 200 डॉक्टर हैं संपर्क में। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर होता था। इन्हीं डॉक्टरों को पेपर सॉल्व करने का काम दिया जाता था। उन्हें इसके लिए 8 से 10 लाख रुपया, सोचिए सिर्फ सॉल्व करवाने के लिए 8 से 10 लाख रुपया दिया जाता था। ऐसे इन्हें नीट का पेपर 30 लाख में, 35 लाख में बिकता है, समझें। और देखिए इतना ही नहीं, सॉल्व करने वाले क्या कहते हैं कि ईओयू को संजीव की, मतलब जो था संजीव का मेल आईडी, मोबाइल और उसके डायरी से, ठीक है, पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स पटना और केएमसीएच सहित कई मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर के नाम मिले हैं। इसके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। तो आपको क्या लगता है, इतना बड़ा बड़ा अगर डॉक्टर होगा वो इसमें फंसने जा रहा है? पैसा देकर मैनेज कर लिया जाएगा। मांगो ना, कितना पैसा मांगोगे? बिहार है भैया, यहाँ तो अभी चुनाव का समय है, यहाँ तो अभी सिर्फ पैसा देख रहे हैं। एक पत्नी को एमपी और एमएलए बनाने के लिए पेपर लीक करवा दे रहा है। तो जो अभी बैठे होंगे सत्ता पे वो अपने लिए कुछ तो करेंगे ना। जो डॉक्टर का नाम आएगा सामने उनको पकड़ा जाएगा, उनसे लिया जाएगा। जितना कमाए हो उसका आधा दो भाई, हम लोग को भी दो, मिल बांट के खाएगा सब कोई।
ठीक है। खैर चलिए, ये सब तो बिहार में होते रहेगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यो तुम्हारे पास पूछता है कि तुम्हारे पास संपत्ति कहाँ से आई। संजीव कहता है कि सर मेरे पास कहाँ संपत्ति है, जो भी है वो पत्नी, बच्चों और पिता के नाम से है। पत्नी ने 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लोजपा से टिकट मिली थी, मेरा सारा पैसा चुनाव में लड़वाने में ही खर्च हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। संजीव मुखिया कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। अब यहाँ छापेमार में मालूम चलता है, देखिए यहाँ पे क्या कि संजीव पर आय से अधिक संपत्ति भी का भी केस है। मतलब संजीव का जितना आय है उससे अधिक तो इसके पास संपत्ति है। उसकी संपत्ति लगभग अगर देखा जाए आय 144% अधिक है, जितना उसका आय है उससे 144% अधिक है, जिसकी अनुमानित राशि जो है 1,75,00,000 रुपया है। ठीक है, यह संपत्ति या रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफ़र कर रखा है ताकि जब्त ना हो। ये भी बात है, ये जानता था कि हम आज ना तो कल पकड़ेबे करेंगे। ठीक है, खैर चलिए, जो भी कुछ था आप लोग को आज की ताज़ा खबरें आप लोग को हम बता दिए हैं। ऐसा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।